ह्यूमैनिटीज़ साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज झारखंड का मध्यकालीन इतिहास देखने वाले हैं। मिडिएवल हिस्ट्री देखते हैं झारखंड का, तो इसमें हम लोग प्रश्न के माध्यम से देख रहे हैं और फिर हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं। तो प्रश्न है 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और उस प्लासी के युद्ध के बाद जो है वो सिराजुद्दौला जो है उनके द्वारा किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था। तो देखिए ये झारखंड से है, तो झारखंड से अगर लोग बात करें तो जो राजमहल क्षेत्र है पश्चिम बंगाल से सटा हुआ उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था। तो राजमहल पर कब्जा कर लिया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि झारखंड के पूर्वी क्षेत्र के साहेबगंज जिला में स्थित है। तो राजमहल जो है वो झारखंड के पूर्वी क्षेत्र के साहेबगंज जिला में स्थित है। यह ऐतिहासिक शहर गंगा के किनारे राजमहल पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित है, जिसके कारण इसे दामिनी कोह की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो राजमहल जो है वो साहेबगंज जिले में स्थित है और ये जो है वो गंगा के किनारे राजमहल पर्वत की श्रृंखला की गोद में स्थित है और इसे दामिनी कोह की भी संज्ञा दी गई है। गंगा नदी के किनारे होने के कारण जहाँ यह व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से मुफीद था। तो व्यापारिक का तो मतलब सबको समझ में आता है कि यहाँ पे व्यापार की जो क्रिया है वो बहुत ज़्यादा होती थी। सामरिक का मतलब क्या होता है ना कि सुरक्षा की दृष्टि से, जैसे अगर किलाबंदी किया हुआ हो, बाकी चीज़ हो, अगर वो क्षेत्र ऊंचा क्षेत्र में स्थित हो तो उसको सामरिक महत्व का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जो हमारी सुरक्षा की दृष्टि से, युद्ध करने की दृष्टि से जब हम लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है तो उससे मुफीद थी। वहीं 660 से 980 फीट की औसत ऊंचाई वाले उत्तर से दक्षिण की ओर 26,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली राजमहल पर्वतमाला अपनी दुर्भेद्यता के कारण इसे विशेष सुरक्षा प्रदान करती थी। तो क्या है, ये ऊंचा वाला क्षेत्र भी है जो 660 से 980 फीट की औसत ऊंचाई पे है और ये उत्तर से दक्षिण की ओर 26,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है राजमहल पर्वतमाला है। ठीक है, दुर्भेद्यता का मतलब होता है कि उसको भेदना इतना आसान नहीं होता है कि मतलब उस पर तुरंत जो है उसको अपने कब्जे में लिया जा सके। इसकी बुनियाद बंगाल के सूबेदार राजा मान सिंह ने रखी थी। उस समय इसका नाम अकबर नगर पड़ा। इसे बंगाल की राजधानी बनाया गया था। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के पराजय के पश्चात जो सिराजुद्दौला हैं वो राजमहल पर कब्जा कर लिए थे तथा उसकी गिरफ्तारी भी यहीं से हुई थी और जो सिराजुद्दौला हैं उनकी गिरफ्तारी भी वहीं से हुई थी। अगला प्रश्न है इस्लाम खान। तो इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था। तो राजमहल से अपनी राजधानी जो है वो ढाका ले गए थे। ढाका जो आज बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका। मुग़ल सेनापति इस्लाम खान जो है वो बंगाल के सूबेदार थे। उसने 1610 ईस्वी में बंगाल की राजधानी को राजमहल से ढाका स्थानांतरित कर दिए थे और इसका नाम जहांगीर नगर रखा था, है ना, और उसका नाम क्या रखे थे, जहांगीर नगर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी। तो सुल्तान शुजा की राजधानी कौन थी। तो सुल्तान शुजा की राजधानी राजमहल थी, है ना, राजमहल इसका उत्तर हो जाएगा। 1639 ईस्वी में मुग़ल सम्राट शाहजहाँ का पुत्र शाह शुजा द्वारा, तो सम्राट शाहजहाँ का पुत्र का नाम शाह शुजा था और राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया गया। वह 1660 तक मुग़ल वायसराय की सीट और 1661 तक एक टकसाल शहर के रूप में जारी रहा। अगला प्रश्न है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कहाँ का शासक थे। ठीक है, तो चास जो बोकारो में है, तो बोकारो चास का जो शासक है वो थे। ठीक है, कौन, तो मगर खान। तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जो दलेल सिंह ने वो मगर खान को हराया था जो कि चास के शासक थे। ठीक है, तो दलेल सिंह जो है वो चास के शासक थे। तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था जो चास के शासक थे। दुर्जन साल, तो दुर्जन साल जो है वो सम्राट प्रश्न है दुर्जन साल सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण झारखंड के किस शासक द्वारा जेल से रिहा किया गया था। तो इसका उत्तर है जहांगीर। ठीक है ना, तो जहांगीर के शासक के द्वारा जो है, जहांगीर जो मुग़ल शासक हैं उनके द्वारा जेल से रिहा कर दिया गया था दुर्जन साल को। जब उनको पता था कि जो हीरे की विशेषज्ञता उनको पता है कि हीरे की उनको परख बहुत अच्छी से आती थी। जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में छोटा नागपुर क्षेत्र में सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है।
इस आत्मकथा में छोटा नागपुर के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन है। तो वहाँ पे जो उनकी आत्मकथा है उसमें छोटा नागपुर के स्थानीय लोग जो है, यहाँ के निवासी, उनके द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन भी है। हीरों के कारण जहांगीर इस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था। जहांगीर के समय इस क्षेत्र को कोकरा कहा जाता था, कोकरा है ना। तो उसका जो शासक दुर्जनशाल था, उनका शासक जो है वो दुर्जनशाल था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा मालगुजारी देने से मना कर दिया था। तो 1615 ईस्वी में जहांगीर ने इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा पर अधिकार करने का आदेश दिया। इब्राहिम खां ने कोकरा पर विजय प्राप्त कर हीरों के लिए प्रसिद्ध शंख नदी को अपने कब्जे में ले लिया। तो जो इब्राहिम खां है वो कोकरा पर विजय प्राप्त कर जो है वो हीरों के लिए प्रसिद्ध शंख नदी जो है उसको अपने कब्जे में ले लिया तथा दुर्जनशाल को गिरफ्तार कर दिया गया और 12 वर्ष तक जो है उनको ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा गया था, 12 वर्ष तक। ठीक है। 1627 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद हो गया। तो असली हीरो की पहचान करने हेतु दुर्जनशाल को शाही दरबार में बुलाया गया। दुर्जनशाल द्वारा असली हीरो की पहचान कर लेने के पश्चात जहांगीर ने खुश होकर उसे शाह की उपाधि प्रदान की, दुर्जनशाल को, है ना, और उसे मुक्त कर दिया तथा उसका राज्य वापस कर दिया। इसके बदले दुर्जनशाल ने मुगल शासक जहांगीर को 6000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया। तो ये है पूरी कहानी, है ना। तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 1616 ईस्वी में कर नहीं देने के कारण किस महाराज को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद करवाया। तो अभी हम लोग उसका उत्तर देख चुके हैं, दुर्जनशाल को। चलिए उसी से रिलेटेड प्रश्न और देखते हैं। नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। ठीक है। तो वार्षिक कर कितनी की राशि की थी, तो अभी हम लोग देखें 6000 रुपये की थी, है ना। तो नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल को दुर्जनशाल जो है वो 1628 में मुगल जहांगीर को जो है वो कर देना स्वीकार किए, जो 6000 रुपये वार्षिक कर था। राजा जयसिंह, जिन्होंने खुद को 13वीं सदी के झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, जो निम्न में से किस राज्य के थे, है ना। तो उड़ीसा के थे। राजा जयसिंह जो है वो 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिए थे अपने आप को, जो उड़ीसा के राजा थे। तो उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में खुद को झारखंड का शासक घोषित कर अपना शासन लागू कर दिया था। छोटा नागपुर संथाल परगना से लेकर उड़ीसा मध्य प्रदेश तक फैले जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग संभवतः मध्यकाल से ही शुरू हुआ। तो यहाँ ये बोल रहा है कि छोटा नागपुर जो संथाल परगना से लेकर के उड़ीसा के मध्य प्रदेश तक फैले जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग उसी समय से माना जाता है। उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्रियों में 13वीं शताब्दियों का एक ताम्र पत्र में इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग मिलता है। तो उस समय जो है पहली बार जो ताम्र उल्लेख है उसमें हम लोगों को उसका उल्लेख मिलता है। तो प्रश्न है कि उड़ीसा के राजा जयसिंह देव को कितनी सदी में अपने लोगों द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13वीं शताब्दी के द्वारा। कब? तो 13वीं शताब्दी के समय, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किंवदंती के अनुसार, किंवदंती का मतलब होता है जो लोगों के द्वारा कही गई है उसके अनुसार से, जो बोलचाल में आता है, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई ऐतिहासिक नहीं है। तो किस सदी में उड़ीसा के राजा जयसिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां ने, तो बिहार के जो मुगल सूबेदार शाइस्ता खां हैं वो पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष में आक्रमण कर और संधि की थी। तो 1641-42 ईस्वी में, 1641-42 ईस्वी में। तो प्रश्न है कि बिहार के जो मुगल सूबेदार शाइस्ता खां हैं पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष में आक्रमण किया और संधि की। तो 1641-42 ईस्वी में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बिहार के सूबेदार नियुक्त किए जाने के पश्चात, तो मुगल सम्राट शाहजहां जो हैं वो बिहार के सूबेदार किसको नियुक्त करते हैं, तो शाइस्ता खां को 1641 ईस्वी में। और वो जो है वो पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण किए। शाइस्ता खां के आक्रमण के समय पलामू का राजा प्रताप राय थे। प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद शाइस्ता खां से संधि करते हुए
80,000 रुपया देने व पटना में हाजिरी लगाने की स्वीकार किया। तो वो 80,000 रुपया देने की बात मान लिए और पटना में हाजिरी लगाना, इसका कहने का मतलब हो गया कि उनके दरबार में जाना, उनके दरबार का भाग बनना, उनको सम्मान देना, ये सारी बात। 1642 में प्रताप राय से 80,000 रुपया प्राप्त कर शाइस्ता खां पटना लौट गए और बाद में प्रताप राय ने मुगल शासक को वार्षिक मालगुजारी देना बंद कर दिए। तो 1643 ईस्वी में शाहजहां ने इतिकाद खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा पलामू के शासक के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह, जिसको मधु सिंह भी कहते हैं, पराक्रमण किया और उसे हराया तथा उसे मुगलों की अधीनस्थ बनाया? तो इसका उत्तर होगा शाहबाज खान कम्बू। तो शाहबाज खान कम्बू जो हैं वो सेनापति थे बादशाह अकबर के, और उसके नेतृत्व में ही मुगल सेना जो है 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह या मधु सिंह पे आक्रमण किया और उसे हराया। व्याख्या दिया हुआ, बिहार व बंगाल विजय के बाद जो अकबर हैं वो 1585 ईस्वी में शाहबाज खां को छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह जो मधु सिंह है उनकी पराजय हुई तथा मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। 1590 से 92 ईस्वी में जो अकबर के सेनापति मानसी के ओडिशा अभियान के दौरान मधुकरण शाह ने सहायता की थी। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र का मुगलों के साथ संपर्क अकबर के समय में ही हुआ और उसके समय पोरहाट के नागवंशी राजा लक्ष्मी नारायण सिंह, नरपत सिंह प्रथम, कामेश्वर सिंह और रंजीत सिंह थे। उनके समकालीन राजा की बात की जा रही है। तो हम लोग जो है वो मध्यकालीन झारखंड का इतिहास देख चुके हैं। आशा है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आप अपना फीडबैक अवश्य दें, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी का ह्यूमैनिटी साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद।